Hello and welcome to Center for Ambition. Today we are going to discuss very crucial topic for the IR point of view GS7. तो हम देखेंगे GS7 क्या है और GS7 में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी को इनवाइट किया है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमरान मैक्रोन ने। तो हम इसका मोटा मोटी समझने की कोशिश ये करेंगे कि इनवाइट किया है तो इसका इंडिया की जो रिलेवेंसी है इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा बढ़ रही है और इंडिया का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि न्यूज़ में क्यों है, 2-3 दिन पहले का ही टॉपिक है। तो न्यूज़ में इसीलिए है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इनवाइटेड टू पीएम मोदी टू अटेंड द G7 मीटिंग इन द फ्रांस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं G7 है क्या। तो सबसे पहले G7 समझते हैं हम G7 है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि G7 में पहली बात तो कि 7 कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज़ हैं और दूसरा क्या है, इंटर गवर्नमेंटल इनफॉर्मल बॉडी है। इनफॉर्मल मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसका कोई ऐसा एक्ट या लीगलिटी नहीं है कि ये बॉडी किसी भी एक्ट या लीगलिटी रेगुलेशन पे बनी हो। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट करती है ये। फिर हम इसमें देखेंगे ये बनी तो ये 1975 में G7 बनी, G7। लेकिन इसमें फाउंडर मेंबर 6 थे शुरुआत में। कनाडा बाद में जुड़ा 1976 में। तो इसमें इंक्लूडिंग द कनाडा G7 हैव द 7 मेंबर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें कि व्हाट इज G7 तो हम अपने ऐसे लिख सकते हैं G7 इज ए इंटर गवर्नमेंटल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट 7 कंट्रीज के नाम कैसे याद रखेंगे हम। 7 कंट्रीज कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो उसके लिए पहले तो देखो जापान, देन USA, देन ईरान, इटली, सॉरी नॉट ईरान, इटली, देन कनाडा, देन इंग्लैंड मीन्स यूके, देन जर्मनी और फ्रांस। इसमें 7 मेंबर कौन कौन से हैं, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम इनको याद कैसे रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, अगर उसने रशिया दे दिया तो रशिया अभी G7 का मेंबर नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि अगर उसने ऐसा कोई कंट्री दे दिया, इनमें से आपको 7 में से कंट्रीज नहीं मालूम है, तो इसके लिए हमने एक याद रखिए JUICE जूस GF याद रखिए। अब समझने को आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन हमारा एंड अल्टीमेटम यही है कि कंट्रीज याद होनी चाहिए। तो J फॉर जापान, U फॉर USA, I फॉर इटली, C फॉर JUIC फॉर कनाडा, E फॉर यूके मीन्स इंग्लैंड और G फॉर जर्मनी और F फॉर फ्रांस। तो हम बड़ी आसानी से इनको जूस GF याद कर लेंगे। ये जो मैंने बनाया है, मैंने अपने आप से ही बनाया है कि कैसे बेहतर तरीके से याद किया जाए जा सके G7 कंट्रीज़ को। तो जूस JUIC GF याद कर लेंगे और दिमाग में 1-2 बार इन्हें पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। एक चीज़ याद रखनी है कि G7 रूस इसमें आया 1997 में। रूस G7 का मेंबर बना तो ये बन गया G8। लेकिन 2014 में रूस ने एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया की वजह से इसे बाहर कर दिया गया। तो G7 में हमने क्या देखा, 7 मेंबर है और ये
इंटर गवर्नमेंटल इनफॉर्मल बॉडी है। पीटी में अगर स्टेटमेंट पास करेगा तो इनफॉर्मल फॉर्मल करके पूछेगा। बना कब 1975 में। कनाडा फाउंडर मेंबर नहीं, अगर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडर मेंबर ऑफ द G7 तो कनाडा याद रखना। और फाउंडर मेंबर कनाडा को छोड़ के इनमें से 6 मेंबर हैं। रशिया दैट इज़ रूस, उसने 1997 में ज्वाइन किया, तब इसका नाम पड़ गया G8। लेकिन 2014 में रूस ने अनेक्सेशन कर लिया क्रीमिया का, तो उसकी वजह से इसे बाहर कर दिया गया। तो ये G7 का मोटा मोटी एक डेटा है कि उसके बारे में हम कैसे याद कर सकते। आगे देखो, आगे पीछे कर दिया, ये शुरुआत में होना चाहिए था लेकिन हमने देखा वाई न्यूज़, तो हम एक बार देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने हमारे मोदी जी को इनवाइट किया है G7 की 52 समिट के लिए। 57 की 52 समिट कहाँ होने जा रही है? फ्रांस में 2006 में होगी। और एक और देख ले, 51 जी 51 कहाँ हुई थी? 51 जी समिट हुई थी कनाडा में 2026। और एक चीज़ और देखने लायक है, वो वहाँ पे मैं नहीं बता पाया, एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे एक बार इसे इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ दोबारा से छोटा छोटा लिख के। देखो, पहला तो G7 में 7 कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज़ हैं। इंटर गवर्नमेंटल इनफॉर्मल कंट्रीज़ का ग्रुप है। दूसरा मैंने क्या बताया कि कनाडा 6 फाउंडर मेंबर है। कनाडा ने इसे ज्वाइन किया 1996 में। फिर इस मैंने क्या बताया, जो रूस है, रशा ने इसे ज्वाइन किया 1997 में। और 2014 में रशा को बाहर कर दिया क्योंकि उन्होंने क्रीमिया पे एनेक्सेशन। अब देखो, अब एक और यहाँ भूल गया था, दोबारा से देखो। यहाँ कह रहा हूँ कि इसका परमानेंट कोई हेडक्वार्टर नहीं है, परमानेंट इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, परमानेंट हेडक्वार्टर G7 का नहीं है। तो इसका जो रोटेशन बेस्ड पे जो भी होस्टेड करता है कंट्री, रोटेशन बेस्ड पे, जैसे अभी फ्रांस कर रहा है, उससे पहले कनाडा ने किया था, तो वही कंट्रीज में उसका हेडक्वार्टर मान लिया जाता है। तो इसका सेक्रेटेरिएट इज नॉट अ परमानेंट, रोटेशन बेस्ड पे डिसाइड किया जाता है कि प्रेसिडेंसी किस कंट्रीज के पास जाएगी G7 में, वहीं पे इसका सेक्रेटेरिएट माना जाता है। तो ये G7 था, हमने देखा न्यूज़ में क्यों है। फिर हम देखते हैं G7, ये देख लीजिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम। इसको JUICEGF से आप याद कर सकते हैं, इजी है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखना। अब देखो, ये जितने भी फ्रांस, ये देखा हमने। अब आगे देखो, अरे बहुत आगे पीछे कर दिया है। कंपोजिशन 7 कंट्रीज, JUICEGF याद कर लो। फंक्शन देखो इसके, फंक्शन पहला तो फंक्शन ये है कि G7 डेवलप्ड, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है, तो इसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो फंक्शन होगा ही, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो इसका एक प्रिंसिपल है ही है, उसके अलावा फंक्शन है ही है। उसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन है कॉपरेशन, कॉपरेशन एंड पीस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कॉपरेशन एंड पीस, और टेररिज्म। टेररिज्म को किस हद तक हम कम कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग डिबेट करना, डिस्कसेस करना और कंट्री को डिसाइड करना। हालांकि इतना बड़ा फंक्शन नहीं है, क्लाइमेट चेंज पे भी बात कर लेता है कभी कभी। मेन फंक्शन इसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। बाकी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जो हमारे वर्ल्ड एक ग्लोबली डेवलपमेंट के लिए बढ़ावा देंगे, वो सारे G7 के हमारे फंक्शन हो जाएंगे। लेकिन मेन फंक्शन है इसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कॉपरेशन एंड पीस। कॉपरेशन एंड पीस फंक्शन देखे हमने। फिर हम उसके बाद देखते हैं भाई इंडिया इज इन्वाइटेड एंड इंडिया रोल। हमारे मोदी जी, मैक्रोन, 52 G7 समिट फ्रांस में हो रही है। कब होगी? मई। ये समिटी
फ्रांस में हो रही है, फ्रांस में कब होगी? मई में होगी, 18 और 21 मई के आसपास होगी ये। तो वाई इज इंडिया इनवाइटेड एंड इंडिया रोल? तो ये क्वेश्चन मैन है, यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि पहला तो इंडिया इनवाइटेड क्यों किया गया है। पहला, इंडिया सबसे पहले देखो, अगर इकोनॉमी की बात करें कि इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, इकोनॉमी की है, और इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देखें कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो इंडिया 3rd नंबर पे आता है। तो इकोनॉमी के अगर पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो इंडिया का काफ़ी वर्ल्ड पावर में इकोनॉमी के हिसाब से पावरफुल दिखता है। दूसरा हम देखते हैं इंडिया को क्यों इनवाइट किया गया होगा, कि इंडिया को इसलिए इनवाइट किया गया होगा कि जो बार चल रहा है अभी, जो ईरान में, इराक में, सॉरी ईरान में और गल्फ कंट्रीज़ में, इजराइल में, यूएसए में जो बार चल रहा है, तो इंडिया जो माना जा रहा है, इंडिया इज अ गुड अलाई ऑफ ईरान, इजराइल एंड यूएसए। इंडिया एक बहुत अच्छा अलाई माना जाता है, ईरान का भी है, इजराइल का भी है, यूएसए का भी है। इंडिया के अगर देखे जाएं तो किसी से संबंध नहीं खराब है। तो अगर यहाँ पे कोई पीस ट्रीटी करा सकता है तो वर्ल्ड पावर के जितने भी कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड ग्लोबली जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो सब इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंडिया ही यहाँ पे कोई डी एस्केलेशन करा सकता है। तीसरा, इंडिया की जो पॉलिसी है एक्सटेंडेड फॉरेन पॉलिसी, एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। तो एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी में आता कौन है? वेस्ट एशिया रीजन, वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो जो एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, हम उनको वेस्ट एशिया रीजन को अपना पड़ोसी मानते हैं। तो G7 कंट्रीज़ को लगता है कि मोदी जी शायद कन्विंस कर पाएंगे किसको? ईरान को ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पॉलिसी, और इजराइल और यूएसए तो उनके गुड अलाई है भी हैं, और ऑल्दो ईरान भी है तो इसलिए भी है। और तीसरा मुझे जो लगता है, इंडिया एक ट्रस्टेड अलाई माना जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, एक ट्रस्टेड अलाई है, कैसे? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इंडिया कहता है कि कल्चर को प्रमोट करो, ट्रेडिशन को प्रमोट करो, कस्टम को, एक दूसरे कंट्रीज में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पे बात करता है। तो ट्रस्टेड अलाई को पीस की बात करता है, कॉपरेशन की बात करता है, कल्चर की बात करता है। तो G7 कंट्रीज को लगता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल है सॉफ्ट पावर पे डिपेंड है, तो इंडिया यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करेगा। और एक और अगर मैं निकालूं तो यहाँ से मुझे ये भी मिल जाएगा कि इंडिया की जो पॉलिसी है वसुधैव कुटुंबकम, कि ऑल वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, तो फैमिली ये भी कहीं ना कहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि सभी को बिठा के एक बार G7 कंट्रीज़ में, बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज, ईरान, इजराइल, इनको कन्विंस करवाएं। और हमने ये वाई इंडिया इनवाइटेड, इंडिया का रोल, तो 4 से 5 पॉइंट हमने ये देखे कि इंडिया की इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ नॉमिनल जीडीपी, पीपीपी पे देखें परचेजिंग पावर पैरिटी में 3rd नंबर पे है, और इंडिया गुड एलाई है, ईरान का भी, इजराइल का भी। तो वेस्ट एशिया में जो भी क्राइसिस चल रहा है वो भी सॉल्यूशन यहाँ से कुछ निकल सकता है। और हमारी जो एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी है, जिसमें हम अपने वेस्ट एशियन के जितने भी कंट्रीज़ हैं, अप्रॉक्स 18 कंट्रीज़ हैं, उनको हम अपना पड़ोसी मानते हैं। और दूसरा है हमारा कि ट्रस्टेड अलाई है। ट्रस्टेड अलाई कैसे है कि इंडिया
अपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की छवि दिखाता है कि इंडिया हार्ड पावर बार पे और अलग एक्टर पे डिपेंड नहीं है। इंडिया विश्वास नहीं करता, इंडिया सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट कल्चर, लैंग्वेज और कल्चरल एक्सचेंज, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों पे करता है। दूसरा जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल है वसुधैव कुटुंबकम कि ऑल वर्ल्ड इज़ अवर फैमिली, तो यहाँ से इंडिया का वो मिलता है। फिर हम देखते हैं कि ग्लोबल कंट्रीब्यूशन ऑफ G7, ये मैंने इसलिए पॉइंट डाला है कि अगर मेंस का क्वेश्चन हम यहाँ से लिखेंगे तो हम उसमें कुछ ऐड कर पाएंगे कि G7 को देखो, G7 में क्या है, 7 कंट्रीज हैं। अगर मैं इनकी पॉपुलेशन देखूं, पॉपुलेशन, तो ऑल ओवर वर्ल्ड का अप्रॉक्स 10% पॉपुलेशन है इनकी, G7 की। लेकिन अगर मैं इनकी इकोनॉमी देखूं, इकोनॉमी, तो 30 to 31 US$ ट्रिलियन इकोनॉमी है इनकी, अप्रॉक्स। आई एम नॉट सेइंग इट इज एग्जैक्ट बट अप्रॉक्स। तो G7 का कंट्रीब्यूशन क्या है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, तो इनका ये पॉइंट अगर हम मेंस में डाल देंगे कहीं पे भी डेटा एंड फैक्ट, अगर मान लो इंट्रो में ही डाल दिया हमने और ये दोनों डेटा एंड, तो एग्जामिनर अगर हमारी कॉपी को इवेल्यूएट करेगा तो उसे समझ में आएगा हाँ लड़के को या स्टूडेंट को जो भी थोड़ा बहुत तो कुछ मालूम है G7 के बारे में। आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द डिस्कशन ड्यूरिंग द 52 GS7। देखो पहला तो डिस्कशन यही है, क्या होगा कि जो वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, वेस्ट एशिया क्राइसिस, उसे कम करो, ख़त्म करो। पहला सो डिस्कशन यही होगा। मैंने कहा कि ये पीस एंड कॉपरेशन की बात कर रहा है G7, तो पहला तो यही होगा। और एज फार एज पॉसिबल डी एस्केलेशन करो, डी एस्केलेशन इन वेस्ट एशिया, डी एस्केलेशन करो। अब डी एस्केलेशन करो इसका, फिर उसके बाद क्या होगा, और कंसर्न क्या होगा, ये कंसर्न होगा डिस्कशन होगा कि ईरान की जो भी एटॉमिक पॉलिसी हैं उनको डिस्कस किया जाएगा कि यूएसए ईरान को रॉक कंट्री मानता है, तो इसकी एटॉमिक पॉलिसी वो कहता है ये ट्रस्टेड नहीं है, ये कभी भी अपने एटम का गलत यूज़ कर सकता है, तो इसकी पॉलिसी पर भी डिस्कशन शायद हो। और मुझे लगता है कि ये चीज़ और है, ये तो मोस्ट है, एज सुन एज पॉसिबल हॉर्मुज या ऑयल रूट, ऑयल रूट मस्ट बी ओपन एज सुन एज पॉसिबल। ऑयल रूट हमें बहुत जल्दी खोलने चाहिए, जो वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस आ रहा है वो एनर्जी क्राइसिस नहीं आना चाहिए। तो ऑयल रूट कौन सा, हॉर्मुज स्टेट, हॉर्मुज स्टेट। अब देखो हॉर्मुज स्टेट के बारे में देखें तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है, गल्फ ऑफ ओमान। पीसीएस का क्वेश्चन है, पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है। इसकी चौड़ाई अप्रॉक्स 34 किलोमीटर है, 30 to 34 किलोमीटर है। चौड़ाई से कोई मतलब नहीं, इसकी विड्थ से कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना है पर्शियन गल्फ से किसको जोड़ती है, गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती है। फिर हम अरेबियन सी से होके हमारा जो भी जहाज होते हैं ऑयल के वो सारे अपने पास अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखनी है, मैंने अगर फर्दर में अगर यहाँ पे देखूँ पर्शियन गल्फ, तो मुझे देखनी है कि कितने कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डरिंग हैं पर्शियन गल्फ से। 8 कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ 8 कंट्रीज़ हैं, जो जैसे सारे 8 कंट्रीज़ हैं जो पर्शियन गल्फ से, जैसे कौन कौन से हो गए, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और ओमान हो गया, यूएई हो गया, ये सारे कंट्रीज़ हैं, इराक हो गया ऊपर, ये सारे 8 कंट्रीज़ पर्शियन गल्फ से अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। लेकिन अगर यहाँ से एक और निकालूँ, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है मुझे, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल एक अलग टॉपिक है, उस पर किसी दिन अलग से बात करेंगे।
गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 मेंबर हैं, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए बता रहा हूँ, एक्सेप्ट ईरान एंड इराक। मैंने ये चीज़ यहाँ इसलिए बताई है कि अगर हमें पर्शियन गल्फ के कंट्रीज पता है तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की ईरान इराक को निकाल दो, बाकी सब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हो जाते हैं। तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट हमने समझा कि वेस्ट एशिया का क्राइसिस बहुत जल्दी ख़त्म होना चाहिए, डी एस्केलेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वेस्ट एशिया में होना चाहिए, और क्या डिस्कशन होगा उस पर, और ईरान की जो एटॉमिक पॉलिसी है, जैसे यूएसए और इजराइल इसको रॉग नेशन पर देखता है, तो इस पर उनका कहना है कि ट्रस्टेड नहीं है। ऑल ऑयल रूट एज सुन एज पॉसिबल मस्ट बी ओपन। ऑयल रूट की बात करें तो हॉर्मुज स्टेट कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ को, गल्फ ऑफ ओमान को, और इसमें पर्शियन गल्फ में 8 कंट्रीज बॉर्डरिंग करते हैं, और अगर यहाँ से हमने एक्सटेंडेड थोड़ा पढ़ने की कोशिश ईरान इराक को निकाल दें तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 मेंबर निकल आते हैं जो पर्शियन गल्फ हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द G7। अब देखो, इट इज द फॉर्मल ग्रुप कंसिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज अ फॉर्मल, मैंने बोला जब शुरुआत में, इट इज अ नॉट फॉर्मल, इनफॉर्मल। बहुत बार, जैसे 1-2 बार MTCR का क्वेश्चन पूछा था, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का क्वेश्चन पूछा था पीटी में, तो एग्जामिनर ने फॉर्मल इनफॉर्मल से ही खेला था। तो ज़्यादातर फॉर्मल इनफॉर्मल वो कहता है कि, तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल गलत हो गया। हमने कहा इनफॉर्मल ग्रुप है। इंडिया इन्वाइटेड फर्स्ट टाइम इन द G7 मीटिंग, ये अगर देखेंगे तो ऐसा भी नहीं है जी फर्स्ट टाइम, इससे पहले भी बहुत टाइम किया गया है। कनाडा इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ G7, मैंने कहा नहीं, कनाडा फाउंडिंग मेंबर G7 के कितने 6। कौन से? कनाडा को छोड़ दीजिए, कनाडा 1976 में आया। फिर आया G7 सेलिब्रेटेड इज 15 एनिवर्सरी एट द मीटिंग ऑफ कनाडा। ये वाला स्टेटमेंट मैंने इसलिए जानबूझकर डाला है क्योंकि G7 को 50 ईयर अप्रॉक्स हो रहे थे। कहाँ पे? 51 जो इनकी 51 जो इनकी समिट हुई कनाडा में, वहाँ पे इनका एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। तो ये ऑप्शन सही है। आगे ये इतना ही है। चलो एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, थोड़ा ट्रिकी है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि रशिया, थोड़ा ट्रिकी है, रशिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो आपका एकदम से आंसर पता है क्या होगा? एशियन कॉन्टिनेंट में। आंसर आपका सही है, लेकिन दूसरे एंगल से देखें तो आपका आंसर गलत भी है। कैसे? देखो, अगर मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करूं, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करूं, तो मान लीजिए रशिया है, और ये कहीं रशिया इतना पार्ट यूरोप में आता है, और ये पार्ट सारा एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो रशिया का अगर जोग्राफिक रूप से देखें, जोग्राफिकली देखें, तो रशिया इज द पार्ट ऑफ एशिया। लेकिन हम अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, वो कहाँ पे है? वो यूरोप में है। तो कोई भी कंट्री इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ट्रीट कैसे किया जाता है, किसका पार्ट माना जाएगा? यूरोप का। तो ज्योग्राफी में बात करें रशिया को तो माना जाता है एशिया का पार्ट, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। लेकिन हम ग्लोबल पॉलिटिक्स में बात करते हैं तो रशिया को हम देखते हैं क्योंकि उसकी मॉस्को पॉलिटिकल कैपिटल है, मॉस्को सिचुएटेड इन द यूरोप, दैट्स व्हाई रशिया इज कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द यूरोप ग्लोबली इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नॉट इन ज्योग्राफी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने G7 समझने की कोशिश की, G7 में कितने मेंबर्स होते हैं, G7 के फंक्शन क्या हैं, और G7 कब बना, और मोदी जी को इनवाइट क्यों किया गया, और इसमें पॉसिबल डिस्कशन क्या हो सकते हैं। फिर एक छोटा सा PYQ सॉल्व करने की कोशिश की। तो आज का टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।